नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई है। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG-RAMG बिल 2025 रखा गया है। नए बिल में यह भी कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी जाएगी। इधर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। इससे पहले 12 दिसंबर को खबर आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण योजना बनाने का फैसला लिया है। हालांकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था। बिल में लिखे हुए उद्देश्य के मुताबिक पिछले 20 सालों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया, लेकिन गांवों में हुए सामुदायिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसे और मजबूत करना बेहद जरूरी है। नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को जो बिना कौशल वाला काम करने को तैयार हो, हर साल 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार मिलेगा। इसका मकसद जो है वो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांवों का समग्र विकास करना है। और अब बिल से संबंधित 5 सवालों के जवाब भी आप जान लीजिए। सवाल पहला है, क्या मनरेगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या दोनों योजनाएं साथ चलेंगी? इसके जवाब में यह आता है कि मनरेगा पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। नया बिल साफ तौर पर 2025 के मनरेगा कानून को रद्द करने की बात करता है, यानी कि नया कानून लागू होने के बाद सिर्फ VBG-RAMG लागू रहेगा। अगला सवाल यह है कि नया कानून कब से लागू होगा और पुराने जॉब कार्ड का क्या होने जा रहा है। जवाब आपको बता देते हैं। नया कानून संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा। बिल के मुताबिक कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर राज्यों को अपनी नई योजना बनानी होगी। राज्यों को नए सिस्टम के तहत नया पंजीकरण पहचान व्यवस्था लागू करनी होगी, जो डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी। सवाल ये भी है कि मजदूरी दरों में कोई बदलाव होगा या अब पुरानी रहेंगी। आपको जवाब भी बताते चले। बिल में मजदूरी की तय राशि का साफ उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये है कि मजदूरी दरें केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग तय करेंगी, जैसे कि मनरेगा में होता है। फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि मजदूरी दरें बढ़ेंगी। अगला सवाल, 125 दिन का रोजगार सभी को मिलेगा या शर्तें होंगी? जवाब भी आपको बताते चले। 125 दिन का रोजगार गारंटी के रूप में दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिसे परिवार ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए, व्यस्क होना चाहिए। इसके अलावा कई सारे इस तरीके के जवाब हैं। अगला सवाल है यह है कि बुवाई कटाई के समय काम न मिलने पर गरीब मजदूर क्या करेंगे? तो जो जवाब आया है वो ये है कि नया बिल इस स्थिति को ध्यान में रखकर लाया गया है कि राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वे बुवाई और कटाई के समय कुछ अवधि के लिए इन कामों को अस्थायी रूप से रोक सकें, ताकि खेतों में मजदूरों की कमी ना हो, किसान को मजदूर दोनों को नुकसान न पहुंचे। इसका मतलब ये भी है कि उस समय मजदूर खेती में काम कर सकेंगे और सरकारी काम के बाद दिए जाएंगे। जब मनरेगा के नाम बदलने की जानकारी सामने आई थी, तब इसमें वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा था कि उन्हें मनरेगा योजना का नाम बदलने के फैसले के पीछे कुछ तर्क समझ नहीं आता, इससे फिजूल खर्च होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या मानसिकता है। सबसे पहले यह महात्मा गांधी का नाम है और जब इसे बदला जाता है तो सरकार के संसाधन फिर से इस पर खर्च होते हैं। ऑफिस से लेकर स्टेशनरी तक सब कुछ का नाम बदलना पड़ता है, इसलिए यह एक बड़ी महंगी प्रक्रिया है। तो ऐसा करने का क्या फायदा है? कांग्रेस ने कहा था कि मोदी सरकार ने हमारे 32 योजनाओं के नाम बदले। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम रखा है। इसी मनरेगा को मोदी कांग्रेस की विफलताओं का पुलिंदा बताते थे, लेकिन असलियत यह है कि यही मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुई है।
नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। इधर संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को भी जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित अपमान को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राज्यसभा में जेपी नड्डा और लोकसभा में किरण रिजिजू ने कांग्रेस से माफी की मांग की है और रिजिजू ने दिल्ली की कांग्रेस रैली में पीएम मोदी को लेकर लगाए गए नारों को शर्मनाक बताया है। सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों और सांसदों ने एक स्वर में कांग्रेस से माफी मांगने की बात कही है। एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर गर्माहट देखने को मिली। आपको बता दें, विपक्ष ने सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया। वहीं सरकार ने रोजगार मेलों और स्किल डेवलपमेंट को अपनी प्राथमिकता बताया है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में बहिर्गमन कर दिया और आखिर क्यों विपक्ष ने वॉकआउट किया, क्यों बेरोजगारी भत्ते पर मचा है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सदन में बेरोजगारी को लेकर सवाल लगाया गया। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने पंजीकृत बेरोजगारों को लेकर सवाल उठाते हुए 1 अप्रैल 2024 तक जानकारी मांगी। जवाब में विभागीय मंत्री गुरकुशवंत साहिब ने बताया, प्रदेश में पंजीकृत रोजगार इच्छुकों की संख्या 11,39,656 है। इन युवाओं के लिए रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आने वाले समय में राज्य स्तरीय रोजगार मेला भी प्रस्तावित है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। हालांकि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। जब वो बजटेड है, जब शिक्षित बेरोजगारों को आपने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है, मंत्री जी के बजट भाषण में इस बात का उल्लेख हुआ है, तो ये होना चाहिए। और अगर अभी मंत्री जी इसको मना कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से लोगों को धोखा देने का काम है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन बेरोजगारों और बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा सदन में गरमाया। विभागीय मंत्री गुरकुशवंत साहिब ने सदन में जानकारी दी। 11,39,656 पंजीकृत रोजगार इच्छुकों की संख्या, एससी के 1,64,220, एसटी के 3,11,177 पंजीकृत युवा, अनारक्षित युवाओं की संख्या 4,76,455, महिला बेरोजगारों की संख्या 5,29,551, अन्य पिछड़ा वर्ग युवाओं की संख्या 1,87,804,
सदन में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को यह याद दिलाया। बेरोजगार युवा अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करा रहे हैं। इसमें भी श्रेय की राजनीति तेज हो गई। हमारी सरकार आते ही हमने ई रोजगार पोर्टल तैयार किया और जो युवा साथी रोजगार के लिए अपना जो आवेदन भरते थे रोजगार इच्छुक के लिए हमने उसको ऑनलाइन किया ताकि ऑनलाइन वो भर सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बेरोजगारी का मुद्दा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सरकार और विपक्ष के बीच विश्वसनीयता और वादों की राजनीति का मुद्दा बन गया। सरकार ने रोजगार मेलों, प्लेसमेंट कैंप और स्किल डेवलपमेंट को अपनी प्राथमिकता बताया। यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा की सरकार रोजगार देने वाली सरकार है। बेरोजगारी भत्ते पर सीधा और स्पष्ट जवाब न देकर उसने विपक्ष को हमला करने का अवसर दे दिया। गौरव शर्मा, रायपुर। इधर भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के लिए जाना पहचाना नाम ही नहीं बल्कि एक चेहरा भी है। आपको बता दें कि राज्य भर के कार्यकर्ताओं तक नक्की पहुंचे हैं और राज्य के प्रभारी के रूप में उन्हें लगातार 3 चुनावों में जीत का श्रेय दिया जाता है। उन्हें बड़ा दायित्व मिलने से भाजपा में जबरदस्त उत्साह है। देखिए। बिहार के मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन अब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन के इस पद तक पहुंचने के पीछे उनका संगठन में बहाए पसीने को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जा रहा है। नितिन नवीन की राजनीतिक यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुई थी। बाद में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बने। उन्होंने संगठन में कई दायित्वों का निर्वहन किया। 2019 में उन्हें सिक्किम का प्रभारी बनाया गया। तब पहली बार सिक्किम में भाजपा के 2 विधायक चुनकर आए। इसके बाद भाजपा ने नितिन नवीन को बड़ी चुनौती दी और 2021 में उन्हें छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी बनाकर भेजा। नितिन नवीन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने प्लान बनाया और एक विधानसभा का दौरा करने खुद निकल पड़े। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को कनेक्ट किया और जोश भरने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने टिकट वितरण में भी अहम भूमिका निभाई। उनके ग्राउंड कनेक्ट और माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित जीत हासिल की। उनकी मेहनत के कायल यहाँ के नेता मंत्री सभी हैं। 5वीं बार विधायक है वो 5वीं बार विधायक। वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे और विभिन्न संगठन के दायित्वों पर रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन में अभी भी वो काम कर रहे थे। उसी नाते वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी भी रहे। संगठन की गजब की क्षमता उनकी है। हम लोग छत्तीसगढ़ वालों ने तो बहुत करीब से सारी चीजों को देखा है, समझा है। अद्भुत रणकौशल, अद्भुत संगठन की क्षमता, अद्भुत मेहनत करने की क्षमता, दिन भर लगकर काम कर सकते हैं। ऐसे नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त किया गया है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारा समूचा संगठन सारे ही देश में उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पार्टी ने नितिन नवीन पर भरोसा जताया और लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। नितिन नवीन लोकसभा चुनाव में भी खरे उतरे और उन्होंने 11 में से 10 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने के बाद नितिन नवीन के ऊपर लोकल चुनाव में कमल खिलाने की बारी थी। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हुए। इसमें भी बीजेपी ने परचम लहराया और नितिन नवीन ने साबित कर दिया कि वे एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ कुशल रणनीतिकार भी हैं। भाजपा के खेमे में उनको बड़ा दायित्व दिए जाने से खुशी का माहौल है। बिहार सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में लगातार छत्तीसगढ़ में मेहनत करने वाले, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किए, ऐसे एक युवा नेता भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। निश्चित रूप से ये उनके लगातार मेहनत और परिश्रम का नतीजा है। पूरा देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष आज जो बनाया गया है, इससे निश्चित ही हम सभी प्रदेशवासी को एक अपार हर्ष और खुशी है। ऐसा समझ करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय किया है उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। नितिन नवीन जी
एक डायनेमिक, एक यंग लीडर साबित होंगे। उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। उनके नेतृत्व में पार्टी तेजी से आगे बढ़ेगी और युवा उत्साहित है। युवा जिधर जाता है उधर पूरा देश मुड़ जाता है। अब आने वाले चुनावों में भी नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पार्टी पता करेगी। नितिन नवीन दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। पिता के निधन के बाद उन्होंने 2006 में उनकी सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब से आज तक वे लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं। वे बिहार में मंत्री भी हैं। महज 45 साल की उम्र में भाजपा में यह बड़ा दायित्व कई बातों की ओर इशारा करता है, लेकिन उनके सामने बंगाल और यूपी में आने वाले सालों में होने वाले चुनाव बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी को लेकर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव की घंटा पर सदन में लंबी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई और धान खरीदी पर स्थगन आग्रह को लेकर विपक्षी विधायकों ने सदन की कार्यवाही का पूरे दिन के लिए बहिष्कार कर दिया। धान खरीदी पर क्यों गरमाया सदन? विपक्षी सदस्यों के आरोपों पर सत्ता पक्षों की ओर से कैसी प्रतिक्रिया आई, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। धान खरीदी पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाए। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है, धान बेचने के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है, सही समय पर किसानों को भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर सदन में लंबी चर्चा हुई। मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि अब तक 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है। 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लिए टोकन भी जारी कर दिया गया है। किसानों को समय पर राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 24 घंटे टोकन के लिए व्यवस्था कर दी है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने पूरे दिन कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। और किसानों को जो परेशानियां हो रही धान के बेचने में, पहुंचाने में, वहां तक टोकन से अगर शुरू करें, टोकन जितना चाहिए, जितनी जल्दी उनको धान बेचने की तैयारी है, उतनी जल्दी धान खरीदी नहीं जा रही है। उनके जो प्रस्ताव है कि हम 1,60,000 मीट्रिक टन खरीदेंगे, अभी जितनी खरीद हुई है उससे नहीं लगता कि ये अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। कि मुख्यमंत्री जी ने तो कल सारा टोकन का सिस्टम भी खत्म किया। वो नहीं है कि एक बार आपको करना है, आप 15 दिन 20 दिन बाद भी आप बेचेंगे तो आप आज ही पंजीयन करा सकते हैं, तो लाइन सबकी बन जाएगी, अभी बन जाएगी। वो मामला भी खत्म हो गया। अभी कोई ये बताए मुझे कि इस तरह से भ्रमित करने के लिए कहना ये कहां तक उचित है। धान खरीदी को लेकर अब तक सोसाइटियों से लेकर सदन तक बवाल होता नजर आया। अब विपक्ष ने इस मामले पर सड़क पर उतरने की घोषणा कर दी है। नेता प्रतिपक्ष ने धान खरीदी को लेकर बड़े आंदोलन की घोषणा की है। विपक्ष के आंदोलन और सियासी बवाल से किसानों को कितनी राहत मिलेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विकास समीक्षा बैठक के बाद सियासत तेज हो गई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए BRTS हटाने और एलिवेटेड ब्रिज योजना को लेकर गलत फैसलों का आरोप लगाया। वर्मा ने कहा है कि एलिवेटेड ब्रिज की योजना कांग्रेस सरकार में तैयार थी, लेकिन स्टे के डर से उसे रोका गया है। वर्मा ने BRTS निर्माण और तोड़फोड़ में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। वहीं पूर्व मंत्री के बयान पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पलटवार करते हुए आरोपों को भ्रामक बताया और कहा कि भाजपा सरकार शहर के विकास के लिए ठोस फैसले ले रही है, जबकि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। इंदौर में एलिवेटेड ब्रिज आज से 6 साल पहले मैंने मंजूर किया था, जब मैं PWD मिनिस्टर था। एलिवेटेड ब्रिज 6.5 किलोमीटर का था। यदि वो ब्रिज बन जाता, जिसका मैंने टेंडर करा दिया, राशि जारी कर दी, वो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कैंसिल कर दिया गया, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का नाम होता। हटे हुए BRTS के साथ हम इसको शहर में नई आर्म्स जोड़कर जहां जहां चौराहे हैं वहां पर कैसे ग्रेड सेपरेटर लगाकर इसका सदुपयोग हो, इस प्लानिंग के साथ उसको शुरू कर रहे हैं। तो सज्जन सिंह वर्मा जी को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी गलत प्लानिंग के कारण ये डिले हुआ। इधर मध्य प्रदेश प्रेस क्लब ने मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण अवार्ड का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी और पूर्व न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पत्रकारिता, संस्कृति, समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। हरिभूमि ग्रुप और INS 24/7 की न्यूज एडिटर सोनल भारद्वाज कौशल को मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि राजनीतिक रिपोर्टिंग, एंकरिंग और सामाजिक मुद्दों पर निष्पक्षता के लिए सम्मानित किया गया। बनी हुई है, साथ साथ आपका रचनात्मकता का पक्ष भी मजबूत है। संगीत, नृत्य, योग और उनकी बहुआयामी प्रतिभा का प्रमाण है। वर्तमान में हरिभूमि समूह के इन न्यूज पर शीर्ष पद पर आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन्हें मध्य प्रदेश की भूमि पर सम्मानित कर प्रेस क्लब गौरवान्वित है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। इससे पहले कई सम्मान मिले हैं मुझे, लेकिन हमेशा मन में रह जाता था कि मेरे प्रदेश में मुझे कब मिलेगा, क्योंकि जब आप कहीं बाहर किसी दूसरे स्टेट में काम करते हैं तो हमेशा आप दूसरे राज्य के कहलाते हैं, भले भारत के हों, लेकिन और वहां उन राज्यों में अस्मिता की बात आती है कि हमारे राज्य में सम्मान हमारे लोगों को मिलना चाहिए। पर आज 25 सालों के इस सफर के बाद मुझे मेरे राज्य में मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के द्वारा ये सम्मान मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। आप सभी का आभार है। और मेरे इससे पहले जैसे दिनेश गौतम जी आए थे, उन्होंने बताया, दिल्ली में मैं भी रही, हैदराबाद में मैं भी रही, कई स्टेट्स के लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को खास तौर पे जाना जाता है उनकी भाषा के लिए, जैसे दिनेश जी ने कहा, और दूसरा उनकी सरलता और सहजता के लिए। ये मैंने महसूस किया कि मध्य प्रदेश के लोग सीधे होते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे राज्य को इस तरह से कोई पहचानता है, देखता है। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि मैं अपनी कर्म भूमि छत्तीसगढ़ में हूँ इस समय, तो मैं छत्तीसगढ़ को प्रणाम करूँगी यहाँ से। और मध्य प्रदेश मेरी जन्मभूमि जो आज मुझे सम्मानित कर रही है, इसके लिए आप सभी का आभार, बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप लोगों का प्यार, स्नेह मेरे साथ बना रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखेंगे अन्य खबरें।